हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो बेटा? लास्ट क्लास आपकी कैसी रही? मजा आया था बेटा? हमने सेल का इंट्रोडक्शन देखा था, सेल थ्योरी देखी लास्ट क्लास में, डिस्कवरी ऑफ सेल देखा, रॉबर्ट हुक ने किस तरह डिस्कवरी करी थी हमारे सेल की। ठीक है, तो बेटा अब आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया था, कुछ बेसिक सी चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, लास्ट क्लास में सेल थ्योरी हमारे स्लाइडेन और शॉन ने कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, लेकिन एक्चुअली स्लाइडेन और शॉन जो थे वो 3 पॉइंट दे पाए और उनसे पूछा गया कि भैया नई कोशिकाएं कैसे आती है। ठीक है, नई कोशिकाएं कैसे बनती है? हमारी बॉडी लाखों, हजारों, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। अरे यस और नो? ठीक है, लेकिन भैया ये इतनी सारी बनती कैसे, आती कैसे, इसका जवाब ये दोनों नहीं दे पाए। कौन नहीं दे पाए बेटा? स्लाइडेन और शॉन नहीं दे पाए। इसके बाद आपने देखा हो, ठीक है, स्लाइडेन और शॉन नहीं दे पाए। ठीक है, तो 1855 में, कब बेटा? 1855 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने बताया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला मीन्स नई कोशिकाएं पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है, या नई कोशिकाएं बूढ़ी कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती है। ठीक है, ये किसने बताया? 1855 में हमारे रुडोल्फ विर्चो ने बताया। तब जाकर हमारी कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी कंप्लीट हुई। ठीक है, जिसमें एक अपवाद मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, अपवाद था वायरसेस। ठीक है, विषाणु जो होता है ये अपवाद है हमारी सेल थ्योरी में। ठीक है, क्योंकि एक सेल को सेल होने के लिए, मैंने आपको बताया था, एक सेल को सेल होने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कौन सी? एक क्या होनी चाहिए? बाहरी परत होनी चाहिए, एक आवरण होना चाहिए, और अंदर कोई सा भी लिविंग मटेरियल होना चाहिए, यानी सजीव पदार्थ होना चाहिए जो हमारी जीवन की क्रियाओं में मदद करता हो। ठीक है, अब मैंने बताया था कि ये लेयर्स 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर जो सजीव पदार्थ है या लिविंग मटेरियल है, इसकी भी क्वांटिटी भैया कम हो या ज्यादा हो चलेगा, लेकिन यहां पर ये लिविंग मटेरियल, सजीव पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये क्लियर था आपका? तो बेटा आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और नॉर्मल सी चीज है कि आज हम हमारे सेल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होता है। ठीक है, हम इनका पहले डायग्राम्स देखेंगे, इनके नाम देखेंगे, कौन कौन से इसमें अंग होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होता है, ये सारी चीजें बेटा हम देखने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, स्क्रीन पर बेटा आपको दिख रहा है डायग्राम। ये बेटा हमारा प्लांट सेल और एक एनिमल सेल का आपको डायग्राम यहां पर क्लियर दिख रहा है। ये हमारा प्लांट सेल है और ये एक एनिमल सेल है। क्लियर है बेटा? ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर काफी सारे इनके अंदर क्या है, छोटे छोटे क्या है, ऑर्गेनल्स है। ऑर्गेनल्स मतलब नॉर्मली कोशिका तो हमने देखा कि हमारी आंखों से नहीं दिखती है, हमको बहुत छोटी होती है। ठीक है, अरे यस और नो? ठीक है बेटा, कोशिका हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती, इसलिए हम तो उसको सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से जब हम कोशिकाओं को देखते हैं, और जब हमने जंतु और पादप कोशिकाओं को अलग अलग लिया, तब वो इस प्रकार से हमको दिखाई देती है माइक्रोस्कोप में। और क्योंकि कोशिका हमने बोला है कि सबसे छोटी यूनिट है, लेकिन कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे भाई बंधु लोग हैं। आज हम उनको पढ़ने वाले हैं कि इनके बीच में क्या अंतर है, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका में क्या अंतर है, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो दोनों ही कोशिका बेटा कैसी है? दोनों ही कोशिकाएं क्या है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं, मतलब इनके अंदर सारी चीजें प्रेजेंट होती है। सारी चीजें प्रेजेंट होना मतलब इनके पास एक प्रॉपर क्या होगा बेटा? एक प्रॉपर केंद्रक होगा, जिसकी क्या होगी? भारी मेम्ब्रेन्स होगी। ठीक है, इसकी खुद की परतें होगी। ठीक है, इसके अलावा यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहां पर भी बेटा केंद्रक, केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है वो भी यहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें राइबोसोम्स, पादप में भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स जंतुओं में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर बेटा क्या होता है? यहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, जबकि यहां पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रियास होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियास यहां भी होते हैं, लेकिन यहां पर माइटोकॉन्ड्रियास काय का काम करते हैं? श्वसन का, रेस्पिरेशन का करते हैं, यहां पर एनर्जी बनाने का काम करते हैं। एनर्जी यहां पर भी बनती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो है सिर्फ पादपों में होता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर बेटा क्या है? बाहर जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और यहां पर जो होती है बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल होती है। ऐसा नहीं है कि पादपों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन यहां पर डबल मेम्ब्रेनस होता है ये। ठीक है, और इनके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, जो इनको नॉर्मली बाहर के एटमॉस्फेयर से, वातावरण से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, इनकी सुरक्षा में मदद करती है। ठीक है, तो बेटा हम पढ़ने वाले हैं
ठीक है, सबसे पहले बेटा इनके बेसिक हम डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन में बेटा डायग्राम दिख रहा है, यस और नो? ठीक है, ये डायग्राम आप बता सकते हो काय का है बेटा? ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये एक पादप कोशिका का है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं पीछे आऊं थोड़ा तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है, इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये डायग्राम बेटा काय का है? एक जंतु कोशिका का है। ठीक है, हम एक एनिमल सेल की यहां पर बात करेंगे। तो इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोशिका के अंदर छोटे छोटे अंग होते हैं या छोटे छोटे भाई बंधु होते हैं, इनको जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं, या सेल के छोटे छोटे जो सब सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? सब सेलुलर ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो भैया एक सेल है, उसके अंदर भी छोटी छोटी चीजें प्रेजेंट है। जैसे हम बात करते हैं परमाणु, परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके छोटे अंग है। उसी प्रकार हमारे इस सेल के अंदर भी छोटे भाई बंधु लोग हैं, उससे भी छोटी चीज है, और उनके अंदर क्या क्या होने वाला है हम चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मेनली हम डिस्कस करेंगे एक जंतु कोशिका और एक प्लांट कोशिका में क्या अंतर है। पहले हम देख लेते हैं कि दोनों में समानताएं क्या होती है, इनके अंदर चीजें क्या क्या है, फिर हम उनके बीच में अंतर देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बता चुका हूं अंतर। ठीक है, और हम आज दोनों यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, पादप भी और जंतु भी। ठीक है, तो बेटा आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि भैया नॉर्मली एक कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, ये एक जंतु कोशिका का डायग्राम है बेटा। यहां पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब बिजली घर। बिजली घर मतलब जो ऊर्जा बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा एटीपी के फॉर्म में, किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाता है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि एटीपी क्या होती है बेटा? ये हमारी एनर्जी होती है, ये हमारी ऊर्जा होती है, जो जिसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यही बेटा ऊर्जा होती है जो हमारी बॉडी के सभी कामों में मदद करती है। इस एनर्जी के बिना हम कोई काम नहीं कर पाते। ठीक है, हम चल रहे, उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, सारे जो चीजें कर रहे हैं उसमें हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा बनाने का काम हमारे शरीर में कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। और एटीपी की बात करूं तो एटीपी क्या कहलाती है बेटा? करेंसी ऑफ द सेल। मैंने आपको बताया बेटा, जिस तरह हमारे देश में बिना नोटों के हम कोई चीज नहीं खरीद सकते, उस तरह बेटा हमारे शरीर में बिना एनर्जी के, बिना एटीपी के हम कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बेटा। इसके अलावा काफी सारे यहाँ पर कोशिका के अंग है और ये कोशिकांग कहलाते हैं। ये हमारी जंतु कोशिका है, इसमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटीज भी बहुत ज्यादा होती है। मैंने बताया है कि 200 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है एक मानव शरीर के अंदर, और अलग अलग काम करती है। उनके काम के बेसिस से वो अलग अलग दिखती भी है, उनका साइज भी अलग होता है, और अलग अलग कार्यों में वो क्या करती है? कंटिन्यू काम करते रहती है। ठीक है, और अलग अलग क्रियाएं करती रहती है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा यहां अगर हम सबसे पहले बाहर से स्टार्ट करें सेल की, जंतु कोशिका की, ठीक है, तो बाहर आपको सबसे पहले यहां पर एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, जो इसको कवर किए हुए है। ठीक है, एक परत है जो इस सेल को कवर किए हुए है, और ये परत कौन सी होती है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक और नाम से जानते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा लेम्मा भी बोलते हैं प्लांट्स के अंदर, और इसको हम बोलते हैं हिंदी में कोशिका द्रव्य झिल्ली। ठीक है बेटा, ये काय में हेल्प करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये सेमी परमिएबल होती है। ठीक है बेटा, अपनी परमिशन के बिना ये ना किसी को बाहर जाने देती है, ना बाहर से किसी चीज को आने देती। अगर इसकी इच्छा होगी, इसकी मर्जी होगी, तो ये किसी मॉलिक्यूल को या भी किसी भी सेल से आने जाने में आदान प्रदान करना होगा किसी चीज का। जैसे हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर करते हैं। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है तो ऑक्सीजन आती भी होगी भैया, ठीक है, और CO2 जाती भी होगी। अरे जाती है, तभी तो हमारा श्वसन होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो चीजों को आने जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा एक बाउंड्री होती है और गेट होता है। गेट पे जो चौकीदार होता है वो आपको जाने देगा या तो नहीं जाने देगा। ठीक है, इसका काम, ये काम कौन संभालता है? चौकीदार संभालता है। यहाँ पर आखिरी बाउंड्री पर कौन है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खासियत क्या है बेटा? ये क्या होती है? लिपोप्रोटीन मेडअप।
ठीक है, मतलब लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, वसा प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। हम डिटेल में आगे चीजें देखेंगे, अभी हम अंतर देखने वाले हैं। अभी हम कोशिकाओं के अंदर जो प्रेजेंट अंग है उनके ऊपर एक थोड़ा थोड़ा इंट्रो ले रहे हैं, ठीक है। अभी एक एक ऑर्गेनेल को बेटा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमको पता चलेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। इसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा रेड कलर में, बेटा ये क्या कहलाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या बेटा गोल्गी काय, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है इसका काम हम देखेंगे कि बेटा कोई भी चीज बनती है तो उसका पैकिंग करने का काम, मान लो एक पार्ले जी फैक्ट्री के अंदर बेटा पार्ले जी बिस्किट बना है तो उसको पैकिंग करने का काम, उसको बनाने का काम, या फिर कोई प्रोटीन बन रहा है तो उस प्रोटीन को बनाना, सबसे पहले तो कच्चा माल लेना, फिर उससे प्रोटीन बनाना और प्रोटीन बनाकर उसकी मैच्योरिटी तक उसको संभालना और उसके बाद क्या करना, उसको पैक करके बाहर कर देना। जैसे अब देखो पार्ले जी फैक्ट्री में क्या होता है, पार्ले जी जब बनता है तो पहले गेहूं कच्चा माल जो होता है हमारे मतलब गांवों से कहा जाता है फैक्ट्रियों तक जाता है, फैक्ट्रियों में उसको प्रॉपर सारी रिफाइनिंग होती है, सारी चीजें होती है, उसके बाद उसको क्या बनाया जाता है, उससे बिस्किट बनाया जाता है। बिस्किट को पहले क्या किया जाता है, उसके एक जो पैकेट होता है उसके अंदर पहले उसको कवर किया जाता है, उसको पैक किया जाता है और उसके बाद कई सारे बिस्किट के पैकेट्स को फिर एक बड़े पैकेट में क्या पैक करके उसको फिर आगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहुंचा दिया जाता है। तो सेम बेटा हमारे इस सेल के अंदर यहां से अगर कोई भी चीज बनानी है, मान लो न्यूक्लियस से कोई चीज आती है तो प्रोटीन यहां जाता है और हर स्टेप में क्या होता है, उसकी मैच्योरिटी होती है और उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से उसको प्रॉपर बनाया जाता है और फिर जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पहुंचा दिया जाता है। या तो सेल के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है, कोशिका के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है तो वहां पहुंचा दिया जाता है, या तो कोशिका से बाहर, ठीक है, जहां जैसी जरूरत वैसा पहुंचा दिया जाता है। तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है बेटा, इसके कई सारे काम है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना या फिर किसी भी चीज को बनाना, उसको पैक करना और उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। तो ये हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम है बेटा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर काफी सारे और भी ऑर्गेनेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनेल से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर बेटा ये सारे कोशिका अंग एक प्रकार के बेटा मैट्रिक्स में, एक प्रकार के ऐसा मैदान है, ऐसी जगह है जो क्या होती है बेटा, ये पूरा द्रव्य है, ठीक है। क्या है, द्रव है, एक ऐसा द्रव है जिसके अंदर ये सारे कोशिकांग क्या है बेटा, डूबे हुए हैं या इसके अंदर समाहित है। तो इसके अंदर ये सारे प्रेजेंट होते हैं। कोशिका की ये आउटर कवरिंग तो है, उस कवरिंग के अंदर पूरा लिक्विड भरा है और उस लिक्विड को बेटा हम एक नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, क्या बोलते हैं बेटा, लिख लो इसको, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। और इस द्रव्य के अंदर ही सारे कोशिका के अंग उपस्थित है और अपने काम धंधे करते रहते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं, जो भी वाइटल एक्टिविटीज यहां पर चलना है। एक सेल के अंदर होगा क्या बेटा, जैसे ये जंतु कोशिका है तो जंतुओं के अंदर क्या होता है, मतलब जीने के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि जीने के लिए यहां पर काफी सारी चीजें होती है, जैसे जीवन प्रक्रम करने पड़ते हैं, श्वसन भी करना पड़ता है, आपको पाचन भी करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो व्यर्थ पदार्थ हमारे शरीर में जमा होते रहते हैं उनको बाहर भी करना होता है, उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन का काम भी करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन का भी काम होता है, सारी चीजें होती है। तो ये होती कहां पर है, इस मैदान के अंदर, इस लिक्विड के अंदर, इस द्रव्य के अंदर, इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। सारी चीजों का आदान प्रदान या चीजें जो होती है एक मैदान के अंदर, जब कोई टूर्नामेंट होता है या खेल होता है तो वो उस मैदान के अंदर ही सारी चीजें होती है, खिलाड़ी यहां से वहां खेलते हैं, यहां से वहां जाते हैं, तो उस मैदान के अंदर जाते हैं और यहां पर सारी चीजें कहां होती है, इस द्रव्य के अंदर होती है, ठीक है। ये आपस में फ्लो भी करते रहते हैं, इधर उधर जाते भी रहते हैं, जैसे उनका मन होता है, जैसे उनका काम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख ली, कोशिका द्रव्य देख लिया। इसके बाद इसके अंदर काफी सारे और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं बेटा, जैसे ये ER होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं बेटा अंतः प्रद्रव्य जालिका। एक्चुअली ये जाली जैसी होती है और न्यूक्लियस हमारा जो केंद्रक होता है, ये जो केंद्रक यहां पर दिखाई दे रहा है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है बेटा। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। इसके बीच में से पोर्स भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं जहां से चीजों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर, इस केंद्रक के अंदर हमको पता है कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं, जिसके कारण हम यहां पर है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। हेरिडिटरी जो कैरेक्टर्स या अनुवांशिकी जो पदार्थ हमको हमारे माता पिता से मिलते हैं,
ठीक है, वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। क्या होता है बेटा? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यही डीएनए क्या बनाता है बेटा? गुणसूत्र बनाता है। ठीक है, और ये गुणसूत्र जो होता है, नॉर्मली अगर डीएनए इस तरीके से है बेटा, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट दूंगा तो ये क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन। ठीक है, हम आने वाली क्लास में अच्छा डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं, अभी बेसिक इंट्रो पढ़ रहा है बेटा। ठीक है, इसके अलावा बेटा यहाँ पर इस न्यूक्लियस के आसपास बेटा जाली जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। ये दो प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं अंतःप्रदव जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? अंतःप्रदवीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको शॉर्ट में बेटा हम ईआर के फॉर्म में भी देखते हैं। अब बेटा आपको दिख रहे होंगे कि देखो ये ग्रीन कलर की जो जाली है वो ये दो प्रकार की आपको दिखाई दे रही है। एक बेटा जो जाली है उसके ऊपर ये व्हाइट व्हाइट कलर के कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो पहले मैं बता दूं कि ये व्हाइट व्हाइट कलर के जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है बेटा? ये राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स की मैं खासियत बता दूं कि आपने नाम सुन रखा है कि एक इंस्टीट्यूट का नाम है राइबोसोम्स, और वो क्या टेग लाइन देती है? राइबोसोम मींस फैक्ट्री ऑफ डॉक्टर्स। बट यहां पर मेन काम जो हमारे राइबोसोम का होता है वो कहां से उठा है बेटा? इस सेल से उठा है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। क्या कराती है बेटा? प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है, जहां पर प्रोटीन्स को बनाने का काम होता है, प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। कहां पर होता है? राइबोसोम्स के अंदर। अब ये राइबोसोम्स हमारे इस साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में भी उपस्थित होती है इस तरीके से। ठीक है, और नॉर्मली बेटा हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदेव जालिका के ऊपर भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जब प्रेजेंट होते हैं, और यहां पर बेटा हमारी प्रोटीन सिंथेसिस का या प्रोटीन बनाने का काम, जब संश्लेषण का काम चलता है, ठीक है, तो ऐसी अंतःप्रदेव जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हो जाते हैं, जिसके कारण से बेटा इनका जो ऊपर का सरफेस जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है, ये बेटा खुरदरा दिखाई देता है। ठीक है, और नॉर्मल जिसपे ये राइबोसोम्स नहीं होता है वो एकदम स्मूथ दिखाई देते हैं, एकदम चिकने दिखाई देते हैं। तो बेटा इसी कारण से बेटा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक होती है बेटा SER और एक होती है RER। ठीक है, एक क्या होती है? SER। SER क्या होती है बेटा? स्मूथ, बोले तो चिकनी, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और एक क्या होती है? रफ, बोले तो खुरदरी। क्या होती है? खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोल सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है बेटा? आगे और बढ़ते बेटा, इसके अंदर हमारे साइटोप्लाज्म में बेटा काफी सारे और भी चीजें प्रेजेंट होती है। जैसे बेटा कुछ यहाँ पर बेटा छोटी छोटी बॉडीज प्रेजेंट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो बॉडीज के अलावा इनको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? सूक्ष्म काय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? सूक्ष्म काय प्रेजेंट होती है। अभी हम देख रहे हैं बेटा कि एक सेल के अंदर एक्चुअली होता क्या है। अभी हम पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में भी काफी सारी चीजें होती है। ठीक है, यहां हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स देख लिया, माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया। इसके अलावा बेटा सेल के अंदर एक चीज और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? रसधानियां। रसधानी मतलब ऐसी जगह जिसके अंदर बेटा स्पेस होता है, रिक्तिकाएं होती है, जिनके अंदर कोई भी मटेरियल को या तो स्टोर किया जाता है। ऐसे जनरली कोशिकाएं होती है ना बेटा, ये फूड को या भोजन को भी स्टोर करके रखती है, या तो हवा एयर को भी स्टोर करके रखती है, या तो वाटर को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये इनका काम होता है। तो ये बेटा हमारी रसधानियों में यानी वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होता है। ये भी यहाँ पर क्या होता है? उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक और स्ट्रक्चर हमारे इस सेल के अंदर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लयनकाय। क्या बोलते हैं? लयनकाय या लाइजोसोम। इसकी टैगलाइन की अगर बात करूं तो बेटा ये जो कोशिकांग होता है, ये लाइजोसोम क्या कहलाता है? लयनकाय ये क्या कहलाता है बेटा? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का ऐसा हिस्सा जो आत्महत्या करवा सकता है। ठीक है, मतलब आत्महत्या करवा सकता है इस पूरी कोशिका की। ये ऐसा बैग होता है, एक ऐसा थैला होता है। ठीक है, एक ऐसा थैला जो हमारे कोशिका की आत्महत्या करवा सकता है। तो बेटा ऐसी चीज हमारे लिए अच्छी है क्या बेटा? नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसकी टैगलाइन बहुत भयंकर है कि आत्महत्या ही करवा दे रहा अपने सेल की, लेकिन बेटा वो उससे पहले अच्छे काम भी करता है। लाइसोसोम हमारे इस कोशिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हमको बोला जाता है कि हम जैसे जनरली बोला जाता है कि कोई भी जो पर्सन होता है वो अल्कोहलिक भी होता है।
ठीक है, कुछ पर्सन जो होती है उनकी आदत होती है, जो बेकार की हैबिटेट होती है, हैबिट होती है उनकी, क्या क्या होती है, अल्कोहलिक होते हैं, कुछ तो ड्रग एडिक्ट होते हैं, कुछ स्मोकर होते हैं। तो बेटा ये जो सारी चीजें होती है, ठीक है, ये हमारे शरीर में धीरे धीरे क्या करती है बेटा, धीरे धीरे पॉइजन इकट्ठा करना चालू करती है हमारी बॉडी में। मेनली जो हमारा लीवर होता है, लीवर के अंदर बेटा नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं एक बेसिक सी चीज कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसको छानने का काम कौन करती है, किडनीज करती है, हमको पता है। लेकिन मेनली बेटा हमारा जो ब्लड होता है उसमें जो मेन पॉइजन्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये हमारे लीवर में छनाते हैं। लीवर भी छानने का काम करता है, लीवर भी हमारे शरीर को क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। तो लीवर के अंदर बेटा ये पॉइजन छनाते हैं और हमारे लीवर के सेल्स के अंदर ये पॉइजन जनरली क्या होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में जमा होते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, जब भी कोई अल्कोहलिक पर्सन या कोई ज्यादा ही इन चीजों का सेवन करता है तो उसका लीवर सबसे पहले हार्ट टेक देता है, क्योंकि उसके लीवर के सेल्स सारे पॉइजन ज्यादा इकट्ठा होने के कारण, इस लाइसोसोम की कैपेसिटी खत्म होने के कारण, इसके पाप का घड़ा खत्म होने के कारण क्या करता है, वो घड़ा फूट जाता है। और जैसे ही घड़ा फूटता है ये पूरा सेल मर जाता है। तो लीवर के सेल धीरे धीरे क्या होते हैं, डैमेज होना चालू कर देते हैं। और लीवर के सेल गए मतलब आपके शरीर की सारी एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि लीवर एकमात्र ऐसा बेटा ऑर्गन है हमारे शरीर में, ऐसा अंग है जिससे शरीर की हर एक जो क्रिया होती जुड़ी होती है। अगर ये काम करना बंद कर देगा तो सारी जगह के काम डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हम आगे क्लास में पढ़ने वाले हैं। लेकिन लाइसोसोम का क्या काम होता है, ये पॉइजन्स को क्या करता है बेटा, अपने अंदर लेता है, उनको डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, जितना कर पाता है ठीक है, लेकिन जब इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये इसका भी एक लिमिट खत्म हो जाती है और ये फूट जाता है। तो बेटा जैसे ही एक साथ ये पॉइजन हमारे पूरे सेल में एक साथ क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक साथ फैलते हैं, तो ये पूरी हमारी जो क्रियाएं चलती है उनको एक साथ रोक देते हैं, जिस कारण क्या होता है, हमारा पूरा सेल मर जाता है, किसी काम का नहीं बचता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल डेथ ऑफ द सेल, ऐसा थैला जो आत्महत्या करवा देता है। ठीक है, तो पहले तो अच्छे काम करता है, लेकिन हम ही हमारे शरीर का ध्यान नहीं देंगे और इस तरीके की अगर चीजें करते हैं तो फिर लास्ट में यही अंजाम होता है किसी भी चीज का। ठीक है, तो बेटा ये ऑर्गेनल्स थे बेटा, हमने देखे एक जंतु कोशिका के अंदर ही सारे ऑर्गेनल्स थे। उसी प्रकार बेटा हमारे पादप जो कोशिका है, पादप कोशिका के अंदर भी ये सारे कोशिकांग होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया गोल्गी काय यहां पर भी उपस्थित है, यहां पर बेटा एक केंद्रक उपस्थित है। इसके अलावा बेटा यहां पर बेटा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं बेटा, प्लास्टिड की कैटेगरी में आते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और यही क्लोरोप्लास्ट क्या कहलाते हैं बेटा, इनके लिए भी एक टैग लाइन दी जाती है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट बेटा क्या होते हैं, जो भोजन बनाने का काम करते हैं, मतलब भोजनालय कहलाता है। एक कोशिका का, पादप कोशिका का भोजनालय क्या होता है, जहां पर भोजन बनता है, वो क्या होता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, जिसके अंदर हरे कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। आपने सभी सुन रखा होगा, जब आपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी होगी तो फोटोसिंथेसिस में यही क्लोरोफिल होता है, जिसकी मदद से बेटा हम सूरज की किरणों को पकड़ पाते हैं, CO2 को हमारे एटमॉस्फेयर से ले आ पाते हैं, तब जाकर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये हमारे भोजन बनाने का काम करते हैं। किचन हाउस ऑफ द सेल क्या कहलाता है, किचन हाउस ऑफ द सेल, मतलब किचन कहलाता है हमारी कोशिका का, पादप कोशिका। ठीक है, इसके अलावा इनमें भी बेटा सेल, कोशिका, द्रव्य झिल्ली, मैंने आपको बताया था जंतु कोशिका में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अरे होती है कि नहीं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी जंतु कोशिका में भी होती है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर बेटा पादपों में देखे तो यहां जब अंतर देखने वाले, पादपों में एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसको बोलते हैं हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ये इन पादपों की जो पादपों में ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इनको सुरक्षा देने का काम करते हैं। तो ये अलग अलग चीजें। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर इस सेल के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा कि इस पूरे सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लगभग सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है कौन सा बेटा, ये एक्चुअली एक ट्रू वैक्यूल होता है, एक बहुत बड़ी राजधानी होती है, और इसके अंदर 90% क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। क्योंकि आपको पता है एक जंतु और एक पादप में काफी अंतर है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं में काफी अंतर है, और पादपों में जनरली पानी की मात्रा हम जंतुओं से भी ज्यादा होती है। ठीक है, और क्योंकि इनके हर सेल में लगभग
सबसे मतलब उनकी सेल की साइज का, उन कोशिका की साइज से काफी ज्यादा गुना इसमें सबसे बड़ा जो अंग होता है वो वैक्यूल होता है। यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड, एक विकसित ट्रू वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसको हम सेफ वैक्यूल भी बोलते हैं, या सत्य राजधानी भी बोल सकते हैं, या रिक्तिकाय भी कह सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं और बेटा? रिक्तिकाय। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है, जो कि जंतुओं में नहीं होती है। जंतुओं में क्या होता है कि जो रिक्तिकाय होती है या तो होती है या तो नहीं होती। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारी सेल वॉल हम देख चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख चुके हैं, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, चिकनी भी होती है और खुरदरी भी होती है, यहाँ पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमने ऑर्गेनल्स डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं कि एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर है। तो लाइन से बेटा मैं अभी आपको पॉइंट्स लिखाऊंगा, तो आपको लिखना है कि एक पादप कोशिका और एक एनिमल कोशिका, ठीक है, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या अंतर है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें बेटा अंतर। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर देखो तो यहां पर आपको बेटा विशेषताएं दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी बेटा? विशेषताएं, कैरेक्टर्स लिखेंगे हम साइड में। दो कंपार्टमेंट बना लिया आपने भी इस तरीके से, आपको भी नोट करना है बेटा, ये नोट्स आपके बड़े काम के हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे बेटा एग्जाम्स में कि अंतर बताओ एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका में, तो वहां पर बड़े काम में आएंगे बेटा, हम काफी सारे अंतर देखेंगे। तो लाइन से बेटा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पादप कोशिका को भी देखा है और एक जंतु कोशिका को भी देखा है। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा दूं यहां पर आपको क्या क्या अंतर दिख रहे हैं, जरा दिमाग में आप सोचो। यहां पर आपको काफी अंतर दिख रहे होंगे, यहां पर ऐसी क्या चीज है और यहां पर ऐसी क्या चीज है, देख लो जरा। इसमें और इसमें क्या क्या अंतर दिख रहा है, जरा यहां पर देख लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। देख लिया? तो साइड में आ जाओ, देख लो। इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या क्या अंतर है जरा देख लीजिए। देखो, देख लिए बेटा। अब हम देख रहे हैं अंतर क्या क्या है। तो यहां पर देखो बेटा, सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे साइज की। काय की बात करेंगे? साइज की। तो एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका में साइज का बड़ा अंतर है बेटा। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो बेटा इनकी साइज क्या होती है, जंतु कोशिकाओं से पादपों की कोशिकाओं की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। क्या होती है बेटा? लार्ज। ठीक है, लार्ज साइज होती है, बड़ी साइज होती है। और इनका जो फॉर्म होता है, इनका शेप जो होता है, साइज और शेप की मैं बात करूं, इनका आकार बेटा कैसा होता है? इनडेफिनेट। क्या होगा? इनका एक्चुअली होता है डेफिनेट, सॉरी इनका कैसा होता है बेटा? डेफिनेट साइज होता है। डेफिनेट मतलब निश्चित। अभी हम देखते हैं, डेफिनेट मतलब होता है बेटा निश्चित इनका साइज होता है। ठीक है, ये बेटा क्या होती है, नॉर्मली हमारी अगर स्किन की बात करूं तो हमारी स्किन कैसी है बेटा? बड़ी ही लचीली है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल होने के कारण बेटा जो जंतु कोशिकाएं होती है क्या होती है बेटा? इनडेफिनेट होता है। इनका एक फिक्स शेप नहीं है, इनका एक फिक्स आकार है, इनका एक डिफिनेट शेप, एक निश्चित रूप है कि ये इनका आकार नहीं बदलती, जैसी है वैसी रहेगी। चाहे हवा आए, पानी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, ये अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। ये मूवमेंट नहीं करते बेटा, एक जगह से दूसरी जगह चल कर नहीं जाते। जिस तरह मैं चल रहा हूं, मेरे हाथ पैर हिला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मेरी जबान काम कर रही है, उस तरह बेटा ये प्लांट्स काम नहीं करते, वो लोकोमोशन नहीं कर पाते। तो हम भी अंतर देखेंगे कि लोकोमोशन मतलब स्थानांतरण ये नहीं कर पाते, जबकि जंतु करवाते हैं। ठीक है, तो आज हम अंतर देख रहे हैं। इनकी साइज बेटा क्या होती है? काफी बड़ी होती है इनके कंपैरिजन में। किनके कंपैरिजन में? जंतु कोशिकाओं की। और इनकी साइज कैसी होती है बेटा? स्मॉल, यानी छोटी साइज होते हैं ये पादप कोशिकाओं के कंपैरिजन में, अंतर में। और बेटा ये कैसे होता है? इनडेफिनेट होता है, मतलब इनको जिधर घुमाया जाए वैसा हो जाते हैं। लचीले होते हैं, इनको जिधर जैसा कहा जाए वैसे हो जाते हैं। ठीक है, हमारी स्किन को हम जिधर जैसा दबाएंगे वैसे लचीली उस तरह से क्या हो जाती है? फ्लेक्सिबल हो जाती है। ठीक है, हम जिधर दबाएंगे उधर दब जाती है, लेकिन वही प्लांट को दबाने जाओ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है बेटा।
ठीक है, इसी कारण क्या होते हैं, इंडेफिनेट होते हैं, इनका एक फिक्स आकार नहीं है, जबकि इनका एक फिक्स आकार होता है, ये बड़े होते हैं और ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं सेल वॉल की, ठीक है, काय की बात करूं बेटा, सेल वॉल की बात करूं, तो सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल वॉल को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति बेटा क्या होती है, जनरली अगर मैं बात करूं, पादपों में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अभी, पादप कोशिका बताई थी, यस और नो। यहां पर देखो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, इसके साथ में एक और लेयर प्रेजेंट होती है जो पूरे इस कोशिका को कवर किए हुए है, और ये क्या होती है बेटा, कोशिका भित्ति होती है। और ये कोशिका भित्ति बेटा पादपों में एक फॉर्म में प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं, मतलब कोशिका भित्ति जिस चीज से मिलकर बनी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज। क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज। और ये सेल्यूलोज क्या होता है, यही सेल्यूलोज के कारण ये कोशिका भित्ति बनती है। सेल्यूलोज एक्चुअली क्या होता है, हमारे ग्लूकोज या ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट्स का एक फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि कई सारे कार्बोहाइड्रेट मिलकर, ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। आने वाली क्लासेस में हम देखने वाले, अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, कई सारे ग्लूकोज मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का ही बेटा एक फॉर्म होता है क्या, सेल्यूलोज होता है, जो कि काफी क्या होता है बेटा, ठोस होता है, ठोस होता है और एक ही शेप में रहता है। और इसी के कारण बेटा क्या होता है कि हमारे प्लांट सेल जो होते हैं, क्या होते हैं, ये लचीले नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। यही इनको इन कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और एक जगह स्टेबल करने का काम करती है, क्योंकि प्लांट को एक ही जगह खड़ा रहना है, चाहे कितना भी पानी गिरे, कितनी भी हवा चले, तूफान चले, वो अगर अपनी जगह से हिल गए तो मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए उनको टफ बनना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, ताकि कोई भी परेशानी आए जीवन में उनके, वो डगमगा ना जाए। ठीक है, इसलिए हमको बोला जाता है बेटा कि आप इतने टफ बन जाओ कि कोई सी भी परेशानी आपको हिला ना पाए, आप उसका सामना कर सको आसानी से। तो यहां पर कौन मदद करता है, ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। तो यहां पर कोशिका भित्ति कैसी होती है, सेल्यूलोजिक होती है, जबकि यहां पर क्या होती है, अनुपस्थित। अनुपस्थित क्या होती है बेटा, सेल वॉल अनुपस्थित होती है या अब्सेंट होती है। हमारे जंतु कोशिकाओं में सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको मैंने आपको बताया था। और ये काय से बनी होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा बनी होती है वसा प्लस प्रोटीन। वसा को और हम क्या बोलते हैं बेटा, फैट भी बोलते हैं, चर्बी या लिपिड्स। ठीक है, इन चीजों से मिलकर बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका द्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है जंतुओं में, यहां पर भी होती है, लेकिन अभी हम अंतर देख रहे हैं। तो कोशिका भित्ति यहां पर प्रेजेंट है और यहां पर अब्सेंट है, अनुपस्थित है। इस पॉइंट को लिख लो, फिर आगे वाला पॉइंट देखते हैं हम। ठीक है, ठीक है बेटा, अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो कौन सा है, मतलब अगला कैरेक्टर जो है प्लास्टिड की हम बात करेंगे। एक मिनट, ठीक है बेटा, प्लास्टिड की बात करेंगे हम। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या होता है बेटा, इसकी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, लवक आपने सुन रखा है, लवक क्या होता है, जिसे अभी आपने देखा होगा कि लवक भी 2-3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम प्लास्टिड को क्या बोलते हैं बेटा, लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, लवक। ठीक है, अब आपने सुन रखा होगा कि एक होता है सर हरित लवक, अभी तक तो हमने हरित लवक सुना है। ठीक है, और हरित लवक के बारे में अभी हम जान के आए हैं कि हरित लवक होते हैं जो क्या कर रहे थे बेटा, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, पादपों में भोजन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड की अगर बात करूं तो हरित लवक, ठीक है, इसमें एक और लवक होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमो प्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट।
ठीक है, ये लवक होते हैं। एक्चुअली इनका काम क्या होता है, ये भी क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्लोरो बोले तो ग्रीन, ठीक है। क्रोमो मतलब क्या होता है बेटा, क्रोमो मतलब होता है कि जो अलग अलग कलर देने का काम करता है। जैसे आपने पादपों में देखा होगा कि कुछ पादप जो होते हैं या कुछ फूल के पेड़ आपने देखे, कई प्रकार के पादप पौधे होते हैं बेटा, प्लांट्स होते थे, इनमें देखा होगा आपने कई प्रकार की जो पत्तियां होती हैं उनको कलर अलग होते हैं। जैसे गार्डन में चल जाओ तो आपको हर वैरायटी के प्लांट्स दिख जाएंगे। उनकी बॉडी में नॉर्मली उनके फूल तो अलग अलग कलर के होते ही है, साथ में उनकी बॉडी भी जो होती है अलग अलग कलर की दिखाई देती है। तो ये किस कारण होता है बेटा, यही जो लवक होते हैं उसके 2-3 रूप होते हैं जो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, इस क्रोमोप्लास्ट के कारण इन पादपों में अलग अलग कलर आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पादपों में रेड कलर भी दिखाई देता है, तो ये रेड कलर किस लिए होता है बेटा, वहां पर एक इरिथ्रोकाइरिन करके पिगमेंट होता है। जिस तरह यहां पर हरित लवक में ग्रीन पिगमेंट हमने क्लोरोफिल की बात करते हैं, उसी प्रकार ज़ेंथोफिल भी होता है जो उनको पर्पल ब्लू कलर देता है। ठीक है, आपने पर्पल कलर देखा है, वो ज़ेंथोफिल पिगमेंट के कारण आता है। तो ये बेटा लवक होता है, ये सारे पिगमेंट बनाने का काम करता है। कौन, क्रोमोप्लास्ट। वहीं अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं बेटा, ये ल्यूको इन पादपों में भोज्य पदार्थ को स्टोर कराने का काम करता है। ठीक है, ये ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन भी स्टोर कराता है, संचित करवाता है, साथ में फैट भी स्टोर करवाता है, और अनेकों प्रकार के जो फूड होते हैं उनको स्टोर करने का काम ये लवक करता है। और यहां पर हम क्योंकि अंतर देख रहे हैं, तो इनमें से कोई भी लवक जंतु कोशिका के अंदर नहीं होता। यहां पर ये तीनों लवक प्रेजेंट होते हैं। मतलब प्लास्टिड बेटा प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहां पर अनुपस्थित होते हैं। किसके पास, जंतुओं के पास। लिख लो इस पॉइंट को बेटा। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बेटा नया जो पॉइंट आ रहा है आपका कौन सा है, ये है रसधानियां। अब भी हम रसधानियां देख क्या है बेटा, इस जरा डायग्राम को वापस से देखो। यहां पर देखो बेटा, पादपों के अंदर इतनी बड़ी रसधानी आपको दिखाई दे रही है, यस और नो। ठीक है, इस रसधानी के अंदर क्या होता है, रस होता है। रस मतलब नॉर्मली वाटर की ज्यादा क्वांटिटी होगी। पादपों में पानी सबसे ज्यादा स्टोर होता है। ठीक है, पानी के अलावा इनमें काफी सारे एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार की चीजें करते हैं। हम आगे आने वाले टॉपिक में देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ अंतर देख रहे हैं बेटा। ठीक है, तो हम अगर एक रसधानी की बात करें, एक वैक्यूल की बात करें, तो बेटा यहां पर क्या होता है, एक सत्य और एक बहुत बड़ा सत्य रसधानी प्रेजेंट होती है, या एक ट्रू वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ट्रू वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो काफी सारा पानी लिए रहता है, और लगभग उस पूरे कोशिकाओं का 70% भाग तो वो वैक्यूली कवर कर लेता है। देखो इस कोशिका में 70%, ये तो मैंने और उसको छोटा बनाया है। ठीक है, नहीं तो ये सिर्फ छोटे से कोने में और साइड में बेटा ये ऑर्गेनल्स यहाँ पर होते हैं। अब मैंने इनको यहाँ दिखाने के लिए बताया कि इसमें होते भी है, इसलिए थोड़ी जगह ली, नहीं तो ये पूरा लगभग 70% कवर करके रखता है ये वैक्यूल। ठीक है, तो भैया ये हमारा वैक्यूल है जो पादपों में एक ट्रू वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमलों के अंदर जो रसधानी होती है बेटा, ये देखो कितनी छोटी है। कुछ में तो होती है और कुछ में तो होती भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सत्य रसधानी उपस्थित है। ठीक है, और यहां पर क्या है, अनुपस्थित है। कहां पर, जंतुओं में अनुपस्थित। लिख लो ये भी पॉइंट बेटा। ठीक है, ये कौन सा प्लांट है बेटा, ये पादप कोशिका की बात चल रही है, मतलब प्लांट सेल, और ये एनिमल सेल या जंतु कोशिका। ठीक है, लिख ले बेटा ये पॉइंट। अब आगे बढ़ते बेटा, अगला जो यहां पर पॉइंट आ रहा है बेटा हमारा, वो क्या है, लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब क्या होगा बेटा, स्थानांतरण। स्थानांतरण, स्थानांतरण या हलचल की अगर मैं बात करूं, स्थानांतरण बेटा एक जगह से दूसरी जगह को जाने को बोलते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि अभी जैसे जो पक्षी लोग होते हैं क्या करते हैं, पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मौसम के हिसाब से माइग्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लोकोमोशन क्या होता है, तो मैं अभी ये चल कर जा रहा हूं बेटा,
तो ये क्या होगा, मेरा मूवमेंट हो रहा है, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं। ये पादपों में होता है क्या बेटा, पादप एक जगह से, जैसे रात में हो गई जब हम नहीं देख रहे होते हैं, तो क्या पादप एक जगह से दूसरी जगह चल के चले जाते हैं क्या, नहीं जाते बेटा। ठीक है, तो बेटा पादपों में स्थानांतरण या लोकोमोशन नहीं होता है, जबकि जंतु, हम भी जंतु है, हम भी जानवर है बेटा। ठीक है, हम जानवर है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, हम जानवर है सही में। ठीक है, हमारे अंदर हलचल होता है, मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है। ठीक है, तो लोकोमोशन उपस्थित होता है कहां पर, हमारे जंतुओं में तो उपस्थित है, तो लिख लो उपस्थित है। ठीक है, प्रेजेंट है, हम करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, ये अंतर है बेटा। इसके बाद फटाफट निपटाते हैं अंतर बेटा। अब बात आती है गोल्गी काय की, काय की बात आती है बेटा, गोल्गी काय की। ये लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब गोल्गी काय की बात करूं तो हमको पता है कि जो गोल्गी काय है, ठीक है, क्या है बेटा, गोल्गी काय, गोल्गी काय गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी बोलो या गोल्गी अपैरेटस बोलो, डॉक्टर गोल्गी ने बेटा इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, और काफी सारी चीजें हमको गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताई थी। यस और नो। तो बेटा ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है, जो गोल्गी काय है, ठीक है, ये गोल्गी काय जो होती है, अगर मैं पादपों में बात करूं और जंतुओं की बात करूं, तो बेटा जंतुओं में तो ये वेल डेवलप्ड होती है। आपने अगर डायग्राम देखा हो, ठीक है, तो इस तरीके की दिखाई देती है ये। यस और नो। ठीक है, इस तरीके की दिखाई देती है। यस और नो। आप डायग्राम में भी दे सकते हो कि देखो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का, ये हमारा गोल्गी काय है। और इसका काम क्या है बेटा, इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम मैंने आपको बताया, पैकेजिंग, चीजों को यहां से वहां ले जाना, या इनकी पैकिंग का काम होता है। ठीक है, चीजों को मैच्योरिटी मतलब परिपक्व कराने का काम भी इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स का होता है। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होती है, यहां पर प्लांट्स के अंदर बेटा क्या होती है, ये होती है अनकनेक्टेड यूनिट्स। ठीक है, अभी हम डिटेल में जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो एक जंतु कोशिका के अंदर ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इनकी जो यूनिट्स है ना, ये अलग अलग सिस्टर्नीज होती है। ये एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है बेटा, सिस्टर्नी कहलाता है। और ये सिस्टर्नी, काफी सारी सिस्टर्नी मिलकर एक पूरा कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, तो ये जो सिस्टर्नी यहाँ पर जुड़ी है, ठीक है, एक दूसरे से क्या होती, कनेक्टेड होती है, जबकि पादपों में क्या होती है बेटा, इनके बीच में कनेक्शन नहीं होता है। ये नॉर्मली इस तरीके से फ्री होती है, इस तरीके से फ्री होती है, अलग अलग होती है। यहाँ पर एक साथ एकजुट होती है और यहाँ पर फ्री होती है। ये अनकनेक्टेड यूनिट्स होती है और इसको एक स्पेशल नाम से हम पादपों में पुकारते हैं, इसको बोलते हैं हम डिक्टियोसोम। ठीक है, ये डिक्टियोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। ठीक है, डिक्टियोसोम इसी का छोटा फॉर्म है। और यहाँ पर एक पूर्ण विकसित गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होती है बेटा, उपस्थित होती है। पूर्ण विकसित या वेल डेवलप्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। इसके काम तो मैं आपको बता ही चुका हूं, तो लिख लो इस पॉइंट को भी बेटा। अनकनेक्टेड यूनिट्स जो आपस में मिली नहीं होती है, यहाँ पर मिली होती है, और इनका स्पेशल नाम दिया गया है, इनको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। बेटा पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से भी, और आपकी बड़ी नीट जैसे एग्जाम में भी आपको ये बड़ा काम में आने वाला है। ठीक है, तो इसको लिख लो जल्दी से। आगे बढ़ते बेटा। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है बेटा हमारा, अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अगर मैं बात करूं पादपों में और जंतुओं में, तो पादपों में जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी होती है बेटा, पादपों में जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है, कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। भैया पादप तो खुद ही भोजन बना रहा है, उसको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, पादपों की जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्वांटिटी होती है या संख्या होती है पादपों में, लेस इन नंबर या संख्या में बड़े कम होते हैं। और यहीं पर क्या होते हैं, लार्ज इन नंबर, लार्ज मतलब काफी सारे ये संख्या में होते हैं। लार्ज इन नंबर, इनकी संख्या क्या होती है यहाँ पर,
काफी ज्यादा होती है, संख्या ज्यादा होती है और यहां पर कम होती है। ठीक है, यहां पर ज्यादा होती है। ठीक है, इसको भी लिख लो। इसके बाद बेटा अगला पॉइंट क्या है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम अगर मैं बात करूं तो यहां पर पादपों में क्या होता है बेटा, लाइसोसोम जो होता है बेटा ये क्या होता है, लेस डेवलप्ड। ठीक है, इनके अंदर इतना ज्यादा लयनकाय का काम नहीं। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, लयनकाय बोलते हैं, यस और नो, लयनकाय कहते हैं कि नहीं। और ये लयनकाय का काम मैं अभी बता चुका हूं आपको कि लयनकाय क्या होता है, पॉइजन को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनको पाचन करके उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये हमारे शरीर में या किसी की भी बॉडी के अंदर जब हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जब इनका पाप का घड़ा भर जाता है, ये फूट जाता है और अपनी ही कोशिका की आत्महत्या करवा देता है। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं बेटा, बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, और बड़े अच्छी भी होते हैं। जबकि पादपों में हमने देखा है, पादपों में इतना ज्यादा कोई पॉइजन आता नहीं है। ठीक है, क्योंकि पादप जनरली स्मोकिंग तो नहीं करते बेटा, पादप अल्कोहल तो नहीं पीते हैं, पादप ड्रग के एडिक्ट तो होते नहीं, इसलिए इनको ज्यादा जरूरत भी नहीं है, इसलिए कम डेवलप्ड होते हैं। और यहां पर क्या होता है बेटा, ये वेल डेवलप्ड होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। कौन, लयनकाय मतलब हमारे लाइसोसोम पूर्ण रूप से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। पूर्ण विकसित लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर इंसानों को, जंतुओं को हम सुधार नहीं सकते, इनकी बॉडी में भी काफी सारी रिएक्शंस में जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वहां पर पॉइजन्स बनते हैं। ठीक है, तो इनको निकालना बॉडी से जरूरी होता है, इसलिए लयनकाय की क्वांटिटी यहाँ ज्यादा होती है, संख्या भी ज्यादा होती है और पूर्ण रूप से विकसित होता है, यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अब हमारे लाइसोसोम भी हो गया है, लिख लो इसको। इसके बाद संचित भोज्य पदार्थ की हम बात कर लेते हैं। क्या करना है बेटा, संचित भोज्य पदार्थ। ठीक है, संचित भोज्य पदार्थ अगला पॉइंट है हमारा। संचित भोज्य पदार्थ को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिजर्व फूड। मतलब जो हमने जैसे लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा था तो आपने देखा होगा कि हम बाहर आना जाना नहीं कर पा रहे थे, तो हमारे पास ऑलरेडी जो हमारा जो रखा हुआ फूड था या जो भी हमारे घर में अनाज रखा हुआ था पहले से स्टोर करके, संचित करके हम उसको यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये वही चीज होती है, चाहे पादप हो या जंतु, ये भी अपना फूड क्या करते हैं बेटा, संभाल कर रखते हैं कि इमरजेंसी में जब हमको जरूरत होगी तब काम में आता है। ठीक है, तो संचित भोज्य पदार्थ या ये संचित किस फॉर्म में करते हैं, तो हम पादपों की अगर बात करें, प्लांट्स की और एनिमल्स की या जंतुओं की। ठीक है, तो पादपों में बेटा संचित भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं अगर आपको पता हो तो, स्टार्च। ठीक है, इसके बाद वसा, वसा यानी फैट, चर्बी या लिपिड्स भी कहते हैं, ये इस फॉर्म में इनको स्टोर करके रखते हैं। स्टार्च हो गया, वसा हो गया, इसके बाद क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन्स। ठीक है, ये संचित फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है, हमारा जो ग्लूकोज होता है बेटा पादपों के अंदर, मतलब जब प्रकाश संश्लेषण होती है, प्रकाश संश्लेषण होती है तो आपको रिएक्शन पता है प्रकाश संश्लेषण की, कि पादप वाटर लेता है, CO2 लेता है और यूवी रेडिएशन मतलब सूरज भैया की प्रेजेंस में क्लोरोफिल यहां पर प्रेजेंट होता है और एक चीज बनाता है ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में एक इंपॉर्टेंट गैस रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। ये हमारी प्रकाश संश्लेषण की बेटा क्या है, रिएक्शन है। अब यहां पर नॉर्मली अगर देखें तो यहां पर ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ये भोज्य पदार्थ क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, यस और नो, ये क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और यही ग्लूकोज बेटा पादपों के अंदर, जड़ों के अंदर या फलों के अंदर या तने के अंदर बेटा क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जंतुओं में, अगर मैं बात करूं जंतुओं में, हमारे एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल्स के अंदर यही फूड बेटा हमारे शरीर में, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जानवरों में ये शरीर में बेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन, स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड। मतलब यहां पर भोज्य पदार्थ संचित किस रूप में हो रहे हैं, स्टार्च के रूप में, वसा के रूप में और प्रोटीन्स के रूप में। लेकिन जंतुओं में किस फॉर्म में स्टोर होता है बेटा,
ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ये कहां पर होते हैं? हमारे जो ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं, जंतुओं में, हमारे शरीर की बात करूं, तो हमारे शरीर में बेटा यही स्टार्च जो था, यही ग्लूकोज जब हमारे शरीर में जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो इसको स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और यही फूड जब प्लांट्स के पास होता है तो उसको अलग नाम दिया जाता है स्टार्च। और यही फूड हमारे शरीर में जब स्टोर होता है इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन बोलते हैं। ग्लाइकोजन के अलावा बेटा यहाँ पर फैट के रूप में भी हमारे शरीर में खाना संचित किया जाता है। जैसे तुमने देखा जो मोटे लोग होते हैं इनके शरीर में क्या होता है? खाना स्टोर रहता है। ठीक है, अगर ये 4-5 दिन खाना नहीं खाए या 1 महीने भी खाना नहीं खाए तो उनकी बॉडी में ऑलरेडी जो बचा हुआ फूड है वो क्या होता है? धीरे धीरे वहां से टूटता है और उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर प्रोटीन्स वगैरह भी हमारे शरीर में होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन फॉर्म हमारे शरीर में ग्लाइकोजन और फैट होता है, हमारे शरीर में स्टोर होता है। तो जंतुओं में ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में स्टोर होता है, यहाँ वसा, स्टार्च और प्रोटीन्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लियर है? अब हमारा लास्ट पॉइंट है कोशिका विभाजन क्या होता है। ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते बेटा। क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन इन पादपों के अंदर कैसे होता है और जंतुओं में कैसा होता है। ठीक है, ये भी एक अंतर है, लिख लेते हैं। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन जो होता है, कोशिका विभाजन पादपों की अगर मैं बात करूं, प्लांट्स की और जंतुओं की बात करूं, ठीक है, तो प्लांट सेल बेटा इस तरीके से एक शेप में होता है, जबकि एनिमल सेल इस तरीके से होता है। क्लियर है? ठीक है, तो बेटा यहाँ पर कोशिका विभाजन जो होता है बेटा, यहाँ पर एक चीज होती है, इसको बोलते हैं हम सेल प्लेट फॉर्मेशन, या जो कोशिका होती है एक प्लेट बनाती है। ठीक है, क्या होता है? सेल यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हमने एक सेल पकड़ा, ठीक है, और उसको 2 भाग से काट दिया, ऐसा नहीं होता। पादप क्या होते हैं? इनके सेल बड़े ठोस होते हैं। इनके पास क्या होती प्रेजेंट होती बेटा? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यस और नो? ठीक है, तो इनको आसानी से तोड़ना, डिवीजन करना, विभाजन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बेटा इनके पास एक तरीका होता है कि यहाँ बीच में से बेटा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेसोम। क्या बोलते हैं? फ्रेगमोसोम। ये स्ट्रक्चर है, हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। मैं आपको अंतर में बता रहा हूं, अगर नीट में आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये फ्रेगमेसोम्स जो होते हैं, ठीक है, फ्रेगमोसोम्स क्या होता है? यहाँ सेल को है ना 2 प्लेट के अंदर तोड़ देते हैं, मतलब यहां से निकलते हैं और इस सेल को एक ये वाला हिस्सा हो जाता है और एक ये वाला हिस्सा हो जाता है। कौन सा? एक ये वाला और एक ये वाला हो जाता है। तो ये फ्रेगमोसोम्स क्या होते हैं? सेंटर से निकलते हैं, जैसे एक प्लेट हो, उसको बीच में से तोड़ दिया जाए तो ये प्लेट जैसे ठोस तो होती ही है, तो इनको क्या किया जाता है बेटा? बीच में से ये फ्रेगमोसोम्स उनको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। ठीक है, एक प्लेट को बीच में से तोड़ दो, उस तरीके से सेल को तोड़ देते हैं और इस प्रकार यहां से एक नया सेल बन जाता है, इस प्रकार पादपों में कोशिका विभाजन होता है। लेकिन यहां पर जंतुओं जो होते हैं, जंतुओं में बेटा क्या होती है? फिजन की मेथड होती है। फिजन मतलब बेटा काटना। ठीक है, यहां पर होता कैसा है, किस प्रकार का विभाजन होता है? जैसे एक सेल है तो इसको क्या होता है बेटा? छोटा सा पहले बीच में से इतना सा काटा जाता है, साइड से। मान लो आप एक पेड़ है, उसको आप है ना कुल्हाड़ी से काटते जा रहे हो, तो पहले इतना कटता है, फिर इस साइड से भी काटते हैं। ठीक है, दोनों साइड से उसको काटा जाता है, तब जाकर ये पोर्शन अलग हो जाता है, ये पोर्शन अलग हो जाता है। ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या होता है? फरो जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, यहां पर फिजन मतलब काटते हैं दोनों साइड से, फिर ये धीरे धीरे इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, और ये 2, एक ये वाला भाग निकल जाता है, एक ये वाला भाग निकल जाता है, तो 2 पार्ट में डिवीजन हो जाता है। तो यहां पर बेटा कोशिका विभाजन जो होता है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस भी बोलते हैं इसको। हायर क्लासेस में 11th क्लास में आप अगले चैप्टर्स में आप इनको डिटेल में देखने वाले हो। ठीक है, तो यहां पर बेटा फिजन की मदद से हो जाता है, काटने की मदद से, और यहां पर बेटा फ्रेगमोसोम क्या करता है? इनको एक प्लेट जैसा बनाता है, 2 प्लेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, प्लेट फॉर्मेशन यहां पर होती है। ठीक है, तो बेटा ये अंतर थे, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं आपके नॉर्मल क्लासेस में। ठीक है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। पहले साइज की बात कर ली, फिर सेल वॉल, प्लास्टिड, राजधानी, लोकोमोशन, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो इनके बीच में अंतर थे। वैसे तो है ये दोनों यूकैरियोटिक सेल ही। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स मतलब वेल डेवलप्ड सेल्स होते हैं, लेकिन इनमें भी कितने सारे अंतर है। ठीक है, अभी हम अंतर भी देखेंगे एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ये हमारा प्लांट सेल्स था बेटा, और ये हमारा क्या था? एनिमल सेल्स था। इसके अलावा आपने देखा ही है
कि ये अंतर है हमारे। देखो यहाँ पर आपको वैक्यूल बड़ा दिख रहा है, या तो होता है या तो नहीं होता है। ठीक है, होता है लेकिन कम डेवलप्ड होता है, या तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा यहीं पर हमारी क्लास ओवर कर रहे हैं। ये टॉपिक आपको समझ में आया है। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स